जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम संख्या पद्धति को समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम दशमलव संख्या पद्धति को समझेंगे। दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे हम 58 2 अंकों की संख्या है और ये इन 5 और 8 से मिलकर बनी हुई है। जैसे 533 है, 533 3 अंकों की संख्या है और ये इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई है। इन अंकों से हम चाहे जितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। हम समझते हैं इन संख्याओं को कितनी भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है। अब वस्तुओं की गिनती कहाँ से की जाती है? एक एक से की जाती है, 1 2 3 4 इस तरह से की जाती है। अगर हम एक ही व्रत बनाएं और व्रत में इन प्राकृतिक संख्याओं को रखें तो 1 से स्टार्ट होने वाली जिन संख्याएं आएंगी इसमें, तो सबसे छोटी अगर हमारे हमसे बात करता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम समझते हैं पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब हम शून्य को जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वो पूरा समूह पूर्ण संख्याओं का बन जाता है। जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम इस शून्य को भी जोड़ दें, हम शून्य को जोड़ देंगे तो ये समूह रहेगा, वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी शून्य। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1 थी। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हम समझते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं भी होती है पहले की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। जैसे हम 5 की बात करें, 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? तो 5 से पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या निकालने के लिए हम एक इसमें से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 4 हो गई। अगर हम 5 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या के बारे में बात करें तो एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब अगर माने कि एक है वो एक प्राकृतिक संख्या है, एक अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या की अगर हम पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें से एक घटा देंगे, तो एक में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है। जब शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता तो हम कह सकते हैं एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। अब हम बात करें एक अगर एक पूर्ण संख्या हो, एक अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या का जब भी हम पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे तो उसमें से एक घटा देंगे, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 पूर्ण संख्या है। जब 0 पूर्ण संख्या है तो एक की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये तब होगा जब एक पूर्ण संख्या हो। अगर एक प्राकृतिक संख्या है तब इसका कोई भी पूर्ववर्ती अंक नहीं मिलेगा हमें। अब प्रश्न में हमसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? अब जहां एक प्राकृतिक संख्या है तब उसकी तो कोई पूर्ववर्ती संख्या हो ही नहीं सकती, तब तो हम उसका आंसर देंगे कोई नहीं होगी। अगर वो बोलता है पूर्ण संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो अब हम बताएंगे कि उसकी प्राकृतिक वो पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। अब ऐसे पूछता है हमसे 0, 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो जब 0 में से 1 घटाएंगे तो हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। 0 कैसा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जब 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो ये तो माइनस एक पूर्ण संख्या है ही नहीं। जब माइनस से पूर्ण संख्या नहीं है तो 0 की भी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आगे हम समझते हैं, जब हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से स्टार्ट हो रही थी। फिर हमने समझी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 0 से स्टार्ट हो रही थी। मतलब अगर हम एक ये नंबर लाइन खींच लें, संख्या रेखा खींच लें, बीच में कहीं 0 दे दें, 0 के बाद यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इधर यहाँ से जाने वाली संख्या कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। और जब इनमें हम 0 शामिल कर देंगे तो हो जाएंगी पूर्ण। अब अगर 0 से हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ माइनस के अंक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइनस के अंक मिलने जाए जब वो नकारात्मक संख्याएं, जब नकारात्मक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं के साथ में जोड़ देते हैं तब जो समूह बनता है वो पूर्णांक कहलाता है।
पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक में जो हर रहता है एक होता है। जैसे अगर हम 5 की बात करें, 5 में कोई नीचे हर दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो इसके नीचे अगर हम 1 लगाते हैं, 1 का भाग हम 5 में लगाएंगे तो भी 5 आएगा। तो 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम -3 की बात करें, 3 के नीचे अगर हम 1 लिख दें और 1 का भाग जब हम -3 में लगाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो जितने भी पूर्णांक होंगे उनका हर कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब ये समूह कैसे बनता है? समूह बनता है जब नकारात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या के साथ में जोड़ दिया जाता है। ये वाला जो बॉक्स दिया है, इस वाले बॉक्स में जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें हम 0 लगा दें तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। अभी ये कौन सा हो गया? पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। इसमें नकारात्मक संख्याएं दी हुई है, नकारात्मक या ऋणात्मक संख्याएं दी हुई हैं। जब ऋणात्मक संख्याओं को इनके साथ में जोड़ दिया जाएगा तब जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है। हम समझते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड में जैसे अगर हम 12 को लें, 12 में जब हम 3 से भाग लगाएं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। कितनी बार होगा? 4 बार विभाजित होगा। तब हम कह सकते हैं कि 12 का एक गुणनखंड 3 है। अब गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं 12 के? वे संख्याएं जिनका भाग 12 में पूरा पूरा चला जाए। जैसे 1 का भाग 12 में चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5। जब हम 5 का भाग हम 12 में लगाएंगे तो 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। देखो 5 दूनी 10, और यहाँ मिल जाएगा शेषफल। जहां भी शेषफल मिलेगा तो उससे ये 12 का गुणनखंड 5 नहीं होगा। तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं, 6 के पहाड़े में 12 आते हैं। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12। अब कौन सा मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अगर हम बोले कि 12 के कितने गुणनखंड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब क्या कहलाएंगे? 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है। वे संख्याएं जो किसी संख्या को काट देती हैं वो गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे ये 12 के गुणनखंड है सभी। अब गुणनखंड कितने कितने हो सकते हैं? किसी संख्या का एक गुणनखंड हो सकता है, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 2 से ज्यादा हो सकते हैं, किसी के 2 से ज्यादा हो सकते हैं। हम समझते हैं कि एक गुणनखंड किसका होता है, 2 गुणनखंड किसके होते हैं और 2 से ज्यादा गुणनखंड किस किसके होते हैं। अगर हम संख्या देखें एक, एक को सिर्फ एक ही संख्या है जो काट सकती है, वो स्वयं एक है। तो एकमात्र संख्या है एक, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। एक के बाद हम देखते हैं दो। दो है, दो को दो संख्याएं काट सकती हैं, एक काट सकता ही है और दो काट सकती है। इसके गुणनखंड कितने हो गए? दो हो गए। अगर हम तीन की बात करें तो तीन को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? एक काट सकती है और स्वयं तीन काट सकती है, तो इसके भी गुणनखंड कितने हो गए? दो हो गए। अब चार को देखें, चार को एक काट सकता है, दो, और स्वयं चार काट सकते हैं, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? तीन। तो यहां में तीन तरह की संख्याएं मिली, तीन तरह की संख्याएं मिली, जिनका एक गुणनखंड था, जिनके दो गुणनखंड थे और जिनके तीन गुणनखंड थे या दो से ज्यादा गुणनखंड थे। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड। जिनका एक गुणनखंड था वो एकमात्र संख्या थी एक। जिनके दो गुणनखंड थे उन्हें एक अलग नाम दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है अभाज्य संख्याएं। उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। और जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्याएं। तो संख्याएं तीन भागों में बट गई। नंबर एक, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जिनके दो गुणनखंड हैं। एक मतलब एक, सिर्फ और सिर्फ एक, उसका एक ही गुणनखंड है। और तीसरी होगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। और एक एकमात्र ऐसी संख्या है, एक एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड है। एक से लेके 100 तक, एक से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? इनकी संख्या होती है 25। अगर हमसे पूछता है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो उनकी संख्या होती है 15। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये संख्याएं, इनकी संख्या टोटल यहां तक 15 हो जाएगी। 50 से 50 तक की संख्याएं हैं। अगर हम 1 से लेके 50 तक जाएंगे तो हमें 15 संख्या मिल जाएंगी। और 50 से आगे तक 51 से लेके 100, 51 से 100 के बीच में 10 संख्याएं हो जाएंगी। टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25। अब आज संख्याएं जब हम इन्हें किसी संख्या से काटेंगे सिर्फ इनके दो गुणनखंड मिलेंगे। जैसे 47 है, 47 को एक से विभाजित किया जा सकता है और स्वयं 47 से विभाजित किया जा सकता है। दो ही संख्या है जिनसे ये विभाजित होगा, अन्य किसी से विभाजित नहीं होगा।
आगे समझते हैं अभाज्य युग्म क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे हम 3 और 5 की बात करें, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2। जैसे हम 23 और 21 के बारे में बात करें, इनके बीच में भी अंतर 2 है। लेकिन यहां 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 कोई अभाज्य संख्या नहीं है ना। जब 21 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये ट्विन प्राइम नहीं बनेगा। सबसे पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ट्विन प्राइम बनने के लिए सबसे पहली शर्त है अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और अभाज्य में उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 8 ही अभाज्य प्राइम मिलते हैं 1 से 100 के बीच में, जिनके बीच में अंतर 2 होता है। जैसे हम 3 और 5, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 2 है। 5 और 7 इनके बीच में भी 2 है। जैसे 11 और 13 की बात करें, 11 सबसे पहले हम देखेंगे पहली शर्त को, अभाज्य है ये, 11 और 13 अभाज्य है। 11 और 13 अभाज्य हैं और इनके बीच में अंतर कितना है, 2 है। तो ये कैसा बन जाएगा, एक ट्विन प्राइम बन जाएगा। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम 73 और 75 की बात करते हैं, 73 और 75, तो पहले देखेंगे कि 73 और 75 में ये दोनों प्राइम हैं। तो पता चलेगा 73 तो प्राइम है लेकिन 75 प्राइम नहीं है। 75 में 1 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, 25 से भी जा रहा है। तो ये कैसे हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि एक से ज्यादा गुणनखंड मिल, 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो पहली शर्त ही इसकी फेल हो जा रही है। तो यहाँ ये ट्विन प्राइम नहीं है। कुल प्राइम कितनी है, ट्विन प्राइम कितनी है, 8 है। आगे हम समझते हैं, हाँ ये वाला जरूरी है, दो अभाज्य संख्याओं में कॉमन डिफरेंस 1 हो तो उन संख्याओं को को प्राइम बोलते हैं या सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब सहभाज्य संख्याएं कैसी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 और 7 की बात करें। 5 और 7 पहले समझ में आ रहा है, ये दोनों कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। इनके बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे दोनों संख्याएं कट रही हूं। तो ये क्या कहलाएंगी, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, पहली सर हमने लिया 5 लिया और दूसरा लिया 4। इसमें एक संख्या प्राइम है, दूसरी मतलब एक अभाज्य है, दूसरी भाज्य है। 5 कैसी है, अभाज्य संख्या है। 4 कैसी है, भाज्य संख्या है। अब इनके बीच में भी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जिससे हम 5 को काटे 5 भी कट जाए और 4 को काटे 4 भी कट जाए। तो ये कैसे हो जाएंगी, इसमें अभाज्य और भाज्य दो तरह की संख्याएं आ गई, अभाज्य और भाज्य। अब कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे 6 लिया और हमने लिया 9, नहीं 9 तो हो जाएगा, 6 के साथ में हम कौन सा ले सकते हैं, 25। 6 और 25 को लिया हमने। 6 कैसा है, ये भी भाज्य है। 25 कैसा है, ये भी भाज्य है। ये दोनों भाज्य हैं, लेकिन इनमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 6 में भी चला जाए और उसका भाग 25 में भी चला जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 6 में भी जाए और 25 में जाए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। यहाँ कौन कौन सी संख्या मिली, भाज्य भाज्य, क्योंकि दोनों संख्या कैसी हैं, भाज्य हैं। यहाँ सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं रहती हैं, वो भी को प्राइम हो सकती है। अगर अभाज्य संख्या है एक, एक भाज्य संख्या है, तो वो भी सहभाज्य संख्या हो सकती है। और भाज्य अगर दोनों संख्याएं भाज्य हैं तो वो भी को प्राइम हो सकती है। अब ये वाला समझते हैं कि एक से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उनके उन्हें मतलब अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जितनी भी संख्या होती है एक से बड़ी, उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें 5, 5 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएगा। 4 की बात करें, 4 को हो जाएगा 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी संख्या होती है उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। धन्यवाद।